कि एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन द्वारा कब स्वीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन द्वारा कब स्वीकार किया गया था। और अगर आप चाहते हैं तो इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 1967 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में दोस्तों एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया था। तो कहाँ पे हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का महाधिवेशन? ये हुआ था जेनेवा में। कब हुआ था? 1967 में, और इसी में इसे स्वीकार किया गया था। अब देखिए एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एसआई पद्धति हम पढ़ते हैं जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और इसी को कहा जाता है क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और एसआई पद्धति में मेनली दोस्तों एमकेएस सिस्टम को अपनाया गया। एमकेएस सिस्टम यानी कि देखिए तीन प्रकार, मेनली हमारी चार प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक सीजीएस पद्धति होती है, दूसरी होती है हमारी एफपीएस पद्धति, तीसरी होती है एमकेएस पद्धति, और चौथी होती है एसआई पद्धति। तो जो एसआई पद्धति है उसमें मेनली हम एमकेएस पद्धति को अपनाया गया, यानी कि इसमें जो आप द्रव्यमान को नापेंगे, लंबाई को जो नापेंगे आप, लंबाई को नापेंगे मीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को आप नापेंगे किलोग्राम में, और समय को नापेंगे आप किसमें? सेकंड में। तो एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति सेम ही है। देखिए दोस्तों पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो प्रत्येक देश अलग अलग पैरामीटर्स को फॉलो करता था। कोई देश जैसे सीजीएस पद्धति को फॉलो करता था। देखिए मैं आपको पहले तीनों पद्धति बताता हूँ। एक होती है हमारी क्या? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है, और जो आपका द्रव्यमान होगा उसे ग्राम में नापते हैं, और समय को सेकंड में नापते हैं। दूसरी होती है हमारी एफपीएस पद्धति, ठीक है, और सीजीएस पद्धति को ही कहा जाता है दोस्तों फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति, ठीक है। दूसरी होती है हमारी एफपीएस पद्धति, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को दोस्तों फुट में नापा जाता है, ठीक है, द्रव्यमान को नापा जाता है पाउंड में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। और तीसरी होती है हमारी क्या? एमकेएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस पद्धति में क्या है? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। और एसआई पद्धति में मेनली एमकेएस को ही फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि एसआई पद्धति के तहत कितने मूल राशियां तथा कितने मूल मात्रक और कितने संपूरक मात्रक आते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो एसआई पद्धति जब 1967 में स्वीकार करी गई थी तो इसके तहत दोस्तों 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक तथा 7 2 संपूरक मात्रक आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों मूल राशियां क्या होती है, या मूल भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो कि मेनली मतलब एसआई पद्धति द्वारा उनको मान्यता दी गई है। अब ये 7 जो मूल राशियां हैं यह कौन कौन सी होती है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब 7 दोस्तों मूल राशियां हैं। और मूल मात्रक कितने हैं? मूल मात्रकों की संख्या भी 7 है। कौन कौन सी? लंबाई का मात्रक मीटर, मूल मात्रक हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मूल मात्रक समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होगा हो जाएगा मोल। तो ये क्या है? 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक है। मूल मात्रक क्या है दोस्तों? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा दोस्तों जितने भी आपके मात्रक और राशियां होंगी वो व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारे क्या होते हैं? 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं, ठीक है, जिसमें कोण और घनकोण आते हैं। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है कि किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर कब से नापा गया था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर कब से नापा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मई 2019 से। देखिए दोस्तों पहले जो किलोग्राम को नापा जाता था मई 2019 से पहले, जब 1867 में इसे स्वीकार किया गया था, तो किलोग्राम की परिभाषा थी दोस्तों 1 किलोग्राम को पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के विशेष टुकड़े के द्रव्यमान के समान माना गया था। लेकिन अभी वर्तमान में मई 2019 में ही दोस्तों इन डेफिनेशंस में चेंजिंग की गई है। जैसे कि किलोग्राम की डेफिनेशन में चेंज हुई है, एम्पियर की और केल्विन की डेफिनेशन में मेनली चेंज की हुई है। और इसके अनुसार किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा गया है मई 2019 से। और पहले किस आधार पर नापा जाता था? प्लेटिनम इरेडियम के विशेष टुकड़े के द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा, ठीक है। और प्लांक नियतांक कितना होता है? 6.654 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, इतना टाइप का होता है, ठीक है। ये अभी मैं आगे आपको बताएंगे प्लांक नियतांक के बारे में। ऐसे दोस्तों एम्पियर को भी चेंज कर दिया गया है। अब एम्पियर की परिभाषा भी चेंज कर दी गई है और केल्विन की परिभाषा भी चेंज की गई है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि केल्विन को किस आधार पर मापा गया है? तो केल्विन को दोस्तों अब मापा जाता है किसमें? बोल्ट्जमैन, ठीक है, बोल्ट्जमैन नियतांक के आधार पर, ठीक है, बोल्ट्जमैन नियतांक के आधार पर अब केल्विन को मापा जाता है, ठीक है। वही एम्पियर की परिभाषा भी चेंज कर दी गई है। अब अगर आप एम्पियर को देखेंगे तो एम्पियर को आप मूल विद्युत आवेश के आधार पर मतलब वो किया गया है, ठीक है, उसके तहत डेफिनाइट किया गया है। अगला हमारा प्रश्न बनता है चौथा कि निम्न में से मात्रकों के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको बताना है। तो देखिए समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, बिल्कुल सही है। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है।
और ये दोनों क्या है दोस्तों, ये संपूरक मात्रक हैं, ठीक है। संपूरक इकाइयां मैंने आपको बताई थी आगे, वही है ये दोनों, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है या फिर जूल प्रति सेकंड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सुमेलित नहीं होगा कि पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम नहीं होता है दोस्तों। तो पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ये होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ओम किसका मात्रक होता है, ओम होता है दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध यानी कि धारा के मार्ग में लगने वाला अवरोध क्या कहलाता है, हमारा प्रतिरोध कहलाता है, इसका मात्रक होता है ओम, ठीक है। आपने ओम स्लो पढ़ा होगा, V बराबर आई आर। तो R जो होता है हमारा, R बराबर आता है क्या, V बाई आई, ठीक है। तो यही होता है हमारा R जो होता है ओम, यह धारा के मार्ग में लगने वाला अवरोध होता है, ठीक है। अब बात आती है कि वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों। तो वैद्युत प्रतिरोधकता विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता लगाने के लिए जो एक पैरामीटर होता है वो होता है हमारी वैद्युत प्रतिरोधकता। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है। और जो विद्युत प्रतिरोधकता है रो, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये होता है ओम मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ओम किसका होता है, ये होता है प्रतिरोध का। और एक चालकता होती है दोस्तों, चालकता यानी कि आपका जो सर्किट है उसमें करंट किस उससे फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितनी तीव्रता के साथ फ्लो हो रहा है, उससे एकदम चालकता। और इसका मात्रक होता है मोह, क्या, मोह, ठीक है। उल्टा ओम अगर आप बना देंगे तो हो जाएगा मोह। तो आपको सब कुछ नोट करते हुए चलना है, ठीक है। और पदार्थ की विद्युत जो प्रतिरोधकता है दोस्तों, इससे एक और प्रश्न बनता है हमारा, जो हमारी वैद्युत प्रतिरोधकता होती है, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल, कि पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा प्रतिरोध पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, या पदार्थ की मात्रा पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो पदार्थ की विद्युत रोधकता होती है दोस्तों, या विद्युत प्रतिरोधकता होती है, वह पदार्थ के गुण पर निर्भर करती है, यानी कि जो आपका कंटेंट है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वो हम आगे भी बात करेंगे, आगे इसके लिए छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अगला है पांचवा प्रश्न कि निम्न में से मात्रकों के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आवेग का मात्रक मीटर पर सेकंड नहीं होता है। जबकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, पारसेक होता है या फिर मीटर होता है, ठीक है। और कार्य का मात्रक जूल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आवेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड नहीं होता है। तो अब बात आती है आवेग का मात्रक होता क्या है। तो आवेग का मात्रक होता है दोस्तों आपका क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए आवेग क्या होता है, तो किसी भी मतलब क्षणिक समय के लिए जो बल लगता है उसी को कहते हैं हम क्या, आवेग। जैसे आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, तो थप्पड़ मारने में क्षणिक समय के लिए जो बल लगता है वो होता है हमारा क्या, आवेग, एफ इंटू टी। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और टी का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, या फिर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और पार्सेक क्या होता है, तो पार्सेक के बारे में आपको पता है दोस्तों, दूरी को मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है हमारी पार्सेक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पार्सेक बराबर होता है दोस्तों 3.262 प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष। और पार्सेक जो होती है दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ तारों संबंधी दूरियां मापने के लिए भी पार्सेक का ही प्रयोग किया जाता है। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 या 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो प्रकाश वर्ष भी दूरी को मापने की इकाई है। और यह प्रश्न कल ही दोस्तों ARO के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर तो इतना होता है, और एक पारसेक बराबर जो होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और आवृत्ति की मात्रक हर्ट्ज होता है। तो आपको ये सभी नोट करने हैं। अगला छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर होता है, बिल्कुल सही है। नैनोमीटर लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर ही आप बराबर कह सकते हैं क्या दोस्तों, 10 की घात -7 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपसे पेपर में मीटर और सेंटीमीटर दोनों के आधार पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसी का उल्टा अगर हम करें दोस्तों कि 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 की घात 9 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर है, उसी प्रकार 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 की घात 9 नैनोमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 नैनोमीटर। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्या है, एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। और अगर आप इसे भी सेंटीमीटर में नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्या है, उच्च वेग। उच्च वेग को
मैक में नापते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। फ्लूइड मैकेनिक्स में उच्च वेग को मैक मात्रक से नापा जाता है। अगला है दाब, तो दाब का मात्रक डाइन दिया गया जो कि नहीं है दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, जबकि डाइन किसका मात्रक होता है दोस्तों? डाइन होता है बल का मात्रक। और कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन, ठीक है। तो डाइन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, और बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है। इसी प्रकार 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों याद करने हैं। ये आपको एक फॉर्मेट है, आपको ये जो नैनोमीटर, पिकोमीटर, इस एंगस्ट्रॉम, इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर पूछता है दोस्तों कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में काफी सारी गलतियां होती है। इस कारण यह प्रश्न ईजी वाली श्रेणी में आते हैं, तो आपको यह गलत नहीं करना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? दाब वाला सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। 7वां प्रश्न है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली नापने की एक इकाई है जो कि क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, लॉस हो जाती है। तो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। आप लोग जब भी दोस्तों जल विद्युत परियोजनाओं को पढ़ते हैं या जल विद्युत किसी भी पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं कि उस पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो कितनी कैपेसिटी में एनर्जी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो उसी को मापते हैं हम क्या? मेगावाट में। और मेगावाट क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। और V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को भी शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। और 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है दोस्तों? 1 मेगावाट बराबर कितने वाट होता है? तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट, ठीक है। और साथ ही साथ 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है दोस्तों? 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें आपको दिया गया क्या? जहाज के मापने की चाल, जहाज के चाल की माप, जहाज की चाल को किससे नापते हैं? तो नॉट मात्रक में मापते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई कौन सी होती है? नॉटिकल मील होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है, बिल्कुल सही है। तो समय मापन की इकाई प्रकाश वर्ष दिया गया जो कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि समय मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? सेकेंड होती है। और प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई होती है? प्रकाश वर्ष होती है दूरी मापने की इकाई, ठीक है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी, 9वां प्रश्न। तो यहां पर क्या गया है? डेसिमल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, सही है दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। वहीं अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई होती है दोस्तों हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट, ये भी सही है। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा की इकाई को सेल्सियस दिया गया है, जबकि सेल्सियस किसकी इकाई होती है दोस्तों? ताप की या टेम्परेचर की इकाई होती है क्या? सेल्सियस। जबकि ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी। कैलोरी या फिर किलो कैलोरी, ये सब क्या होती है? ऊष्मा की इकाई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है काफी बार कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक दोस्तों सेल्सियस ना होकर केल्विन है, ठीक है। तो ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है कि ताप का एसआई मात्रक सेल्सियस नहीं है, क्या है? केल्विन है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कि जो ऊष्मा की इकाई है वह कौन सी है? वो होती है कैलोरी या फिर किलो कैलोरी या फिर किलो जूल या फिर जूल, ठीक है। तो ये होती है ऊष्मा की इकाई और सेल्सियस ताप की इकाई है। 10वां प्रश्न है हमारा कि कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी कि कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए कैलोरी, किलो जूल, अर्ग और डाइन। तो काफी खतरनाक क्वेश्चन है 10वां भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डाइन है दोस्तों वह ऊष्मा की एक इकाई नहीं है, जबकि कैलोरी, किलो जूल, अर्ग क्या होता है? ऊष्मा की एक इकाई होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब आप कहेंगे कि अर्ग ऊष्मा की इकाई कैसे है, ठीक है। तो अर्ग यानी कि अर्ग हमने पढ़ा दोस्तों वैसे कार्य की इकाई होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? अर्ग होती है। वैसे कार्य का अगर हम मात्रक की बात करें या इकाई को मात्रक कहते हैं, ठीक है। कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। और ये होता है एमकेएस पद्धति में या फिर एसआई पद्धति में। अगर हम सीजीएस पद्धति में कार्य के मात्रक की बात करें तो वो होता है अर्ग, ठीक है। और 1 जूल बराबर हमारा होता है कितना दोस्तों? 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। आगे 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 डाइन हो रहा था। तो इसमें से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों? ये डाइन नहीं है, क्योंकि डाइन क्या होता है? बल की इकाई होती है, जबकि, ठीक है। जबकि अर्ग, कैलोरी, किलो जूल, जूल या फिर कहें अर्ग, किलो कैलोरी, कैलोरी, ये सब क्या होते हैं? ऊष्मा की इकाइयाँ होती हैं।
अगला 11वां प्रश्न है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आईएएस में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2011 आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा गया आपके कि 6 फीट लंबे ऊंचे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पैरामीटर याद होने चाहिए, तभी आप यह प्रश्न कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 फीट बराबर कितना होता है। तो 1 फीट बराबर होता है दोस्तों क्या, 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर कितना होता है, 3.305 मीटर होता है। अब आपको 6 फीट लंबे की नैनोमीटर में ऊंचाई नापनी है, ठीक है। तो 6 फीट लंबा, तो 6 फीट मतलब 6 गुणा 0.305 कर देंगे आप, ओके, इतना करेंगे। उसके बाद देखिए ये मीटर में आपको चेंज करना है, किसमें, नैनोमीटर में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10⁹9 नैनोमीटर होता है, ठीक है, 10⁹9 नैनोमीटर होता है। क्योंकि मैंने आपको जब प्रश्न बताया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹9 मीटर, ठीक है। और अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁹9 मीटर हो जाएगा। तो 6 इंटू 0.305, 6 तो देखिए 6 फीट लंबा है, तो 6 1 फीट में बराबर कितना होता है, 0.305 मीटर होता है। अब इस मीटर को भी आपको नैनोमीटर में चेंज करना है, तो इसको आप मल्टीपल कर देंगे किससे, 10⁹9 से। तो जब आप इन तीनों को मल्टीपल करेंगे, 6 इंटू 0.305 इंटू 10⁻19 को, सॉरी 10⁻9 को, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 183 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, इसी कारण आपको ये इकाइयां याद होनी जरूरी है। देखिए 12वां प्रश्न है, आप केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है आपकी, कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि मतलब नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है। तो अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों नाभिक में अवयव उपस्थित रहते हैं, ठीक है। नाभिक की खोज किसने करी थी, देखिए होता है नाभिक, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा में सभी को पता होगा। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बात आती है कि नाभिक की खोज किसने करी थी। तो नाभिक की खोज करी थी दोस्तों ई रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने दोस्तों नाभिक की खोज करी थी। कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी दोस्तों, वो की थी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से, जिसे हम अल्फा कण प्रकीर्णन, या मतलब गोल्ड की फॉइल को लेके, गोल्ड की पत्ती को लेकर उन्होंने वहाँ पे अल्फा कणों की बौछार की थी, जिसके बाद उन्हें पता लगाया था कि यार हाँ, ये जो फॉइल है इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है इसके पॉजिटिव, क्योंकि कुछ जो किरणें थी वो वापस आ जाती है, ठीक है। वो तो पूरा सिद्धांत है, उतना ज्यादा नहीं जाएंगे। तो परमाणु के नाभिक के अवयव क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और नाभिक की खोज किसने करी थी, वो करी थी रदरफोर्ड ने। लेकिन दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी ना, उस टाइम पे न्यूट्रॉन को पता नहीं था, न्यूट्रॉन की खोज तो बाद में हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करते हुए चलने हैं। अब बात आती है कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी। तो प्रोटॉन की खोज करी थी दोस्तों ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और प्रोटॉन के नामकरणकर्ता कौन थे, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है प्रोटॉन के नामकरणकर्ता, तो वह भी रदरफोर्ड ही थे। तो नाभिक की खोज और प्रोटॉन के नामकरणकर्ता दोनों कौन थे, रदरफोर्ड ही थे, ठीक है। बाकी बात आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी दोस्तों, वो करी थी जेम्स चैडविक ने, कब, 1932 में। और प्रोटॉन की खोज कब की गई थी, 1886 में प्रोटॉन की खोज की गई थी। एक और इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे पहले किसे खोजा गया था। तो सबसे पहले दोस्तों 1886 में प्रोटॉन को खोजा गया था। उसके बाद खोजा गया था इलेक्ट्रॉन को 1897 में, और उसके बाद खोजा गया था एट लास्ट वन क्या, न्यूट्रॉन को, ठीक है। अब बात आती है नाभिक की। तो नाभिक को कब खोजा गया था, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। तो 1919 के आसपास दोस्तों नाभिक को खोजा गया था, जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था किसने, या सोने की चादर वाला प्रयोग किया था, ई रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको नोट डाउन करते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, कि आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये होता है नाभिक, न्यूक्लियस को बोलते हैं दोस्तों नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों, रदरफोर्ड ने दिया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। लेकिन यह सिद्धांत फेल हो गया था। अब इसमें क्यों फेल हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये तो बताया था कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि एक परमानेंट कक्षा में, ठीक है, एक परमानेंट कक्षा उन्होंने बताया कि चक्कर लगाते हैं। तो यार आप जैसे ही चक्कर लगा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब तो है कि ये प्रोटॉन इसमें नाभिक में गिर जाएगा। इस कारण ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया था। उसके बाद आए थे कौन, नील्स बोर। नील्स बोर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था दोस्तों, नील बोर का परमाणु मॉडल। और उन्होंने क्या कहा था कि नाभिक में प्रोटॉन मतलब धनावेशित चार्ज रहता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में, यानी कि एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस कारण ही इनका जो ये सिद्धांत था यह हिट हो गया था। क्योंकि उन्होंने कहा कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा नील्स बोर का परमाणु मॉडल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो कक्षाओं की संख्या होती है उसे सेट करने का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2n², यानी कि पहली कक्षा में n 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये देखिए नाभिक है सपोज दैट, ठीक है, ये नाभिक है। नाभिक के
चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं होती है, फिक्स कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला दिया था नील्स बोर ने क्या, 2n²। देखिए ये पहली कक्षा हो गई, तो n बराबर 1 रख देंगे, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, क्योंकि 2n², तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएंगे। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तीसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं दोस्तों, 18 आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो फॉर्मूला दिया था नील्स बोर ने दिया था, उन्होंने बस ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में यह संशोधन किया था कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो इनका एनर्जी लेवल होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने दिया था, तो इसी कारण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला देखिए 14वां प्रश्न है कि निम्न खोजों के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है, या सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे टॉमसन ने करी थी 1897 में, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने 1897 में की थी, कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई थी, यह प्रश्न ही पूछा जाता है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी किसने, जे टॉमसन साहब ने। अब इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो दोस्तों, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसने करी थी, जे टॉमसन ने करी थी। कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा करी थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है, उसमें ऋणावेश होता है, कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ठीक है। अब यहां से एक और प्रश्न आती है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता किसके द्वारा लगाया गया था, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऋणावेशित है, इसका पता किसने लगाया था, तो वह लगाया था दोस्तों रॉबर्ट ए मिलिकन ने, ठीक है। रॉबर्ट ए मिलिकन ने दोस्तों अपने ऑयल एक्सपेरिमेंट से ऑयल एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, अपने चार्ज का पता लगाया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की दोस्तों जो चार्ज बाई मास वैल्यू होती है, चार्ज बाई मास वैल्यू जो होती है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की होती है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगली बात आती है प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज 1886 में किसने करी थी, ई गोल्डस्टीन साहब ने करी थी। प्रोटॉन के नामकरणकर्ता कौन थे, वो थे रदरफोर्ड साहब, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, क्या, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई थी। और प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन का जो मास होता है दोस्तों वह कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये होता है प्रोटॉन का मास। अब यहां से एक और इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, कितना होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के मास का 1840, यानी कि 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है हमारा प्रोटॉन का मास। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा मास या द्रव्यमान किसका होता है, तो होता है दोस्तों न्यूट्रॉन का। किसका होता है, न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है। तो इतने पॉइंट आप लोगों के क्लियर आउट हो गए होंगे। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी दोस्तों, जेम्स चैडविक ने करी थी, कब, 1932 में। और न्यूट्रॉन क्या होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है दोस्तों, ये उदासीन होता है। और न्यूट्रॉन का अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो होता है 1.674 इंटू 10⁻27, ठीक है। तो देखिए 674 है, और प्रोटॉन का क्या था 1.672। इसी कारण तीनों जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है दोस्तों, जिनसे मिलकर परमाणु बनता है हमारा, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, वो है न्यूट्रॉन का, 1.674 इंटू 10⁻⁻27। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना है 1840 है, ठीक है, 1840 गुना है। या फिर आप कह सकते हैं प्रोटॉन बट्टा इलेक्ट्रॉन, या इनका जो मास का लेवल है वो बराबर 1840 होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का हमने पूरा पोस्टमार्टम टाइप का कर दिया है। और ये तीनों दोस्तों क्या होता है, एटम। एटम आप लोगों ने पढ़ा होगा। परमाणु, परमाणु क्या होते हैं, पदार्थ की एक सूक्ष्मतम इकाई होती है दोस्तों, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और परमाणु दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है, और किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है, तो नॉर्मल सी बातें हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है भी कि कौन सा एक अणु इसमें परमाणु कण नहीं है, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्या, ड्यूट्रॉन दोस्तों एक अणु परमाणु कण नहीं है। अब बात आती है ड्यूट्रॉन क्या है दोस्तों, तो ड्यूट्रॉन को दोस्तों एक स्टेबल पार्टिकल माना जाता है, ठीक है, एक स्थिर कण माना जाता है दोस्तों, जिसमें कि एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन होता है। जबकि मैंने आपको बताया था कि परमाणु की संरचना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। इसी कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन ही। और कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। 16वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म में नहीं है, यानी कि एंटी पार्टिकल
एंटी पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के और फोटोन के। तो इसमें से कौन सा एंटी पार्टिकल युग्म नहीं है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, बिल्कुल सही है। और प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है या प्रतिकण होता है वो होता है दोस्तों प्रति प्रोटॉन या फिर एंटी प्रोटॉन, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन का जो प्रतिकण होता है वो होता है एंटी न्यूट्रॉन या फिर प्रति न्यूट्रिनो, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो फोटोन होता है ये एनर्जी का लेवल रहता है एक। ठीक है, एनर्जी हमारी फोटॉन्स के रूप में आती है, यह सिद्धांत दिया था प्लांक के द्वारा सर्वप्रथम, ई बराबर एच बी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दिया गया फोटोन को, तो ये सही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा था, पॉजिट्रॉन था। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि एंटी पार्टिकल जिसे बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो जो पॉजिट्रॉन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के ही बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जैसे प्रोटॉन में हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो प्रति प्रोटॉन में यही पॉजिटिव चार्ज इसका निगेटिव, यानी कि इसका जो विरोध करता है प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल या कण प्रतिकरण होगा, ये बिल्कुल इसका उल्टा होगा, लेकिन वैल्यू दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी प्रकार न्यूट्रॉन में भी। अगला 17वां प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो परमाणु के कक्षों को भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है दोस्तों, होता है आपबाउ के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, आपबाउ का सिद्धांत क्या था, इसके बारे में तो कभी बाद में बात करेंगे दोस्तों। मेनली आपबाउ के सिद्धांत में यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं 2, 8, 18 इस टाइप से करते हैं ना। जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है 8, ऑक्सीजन को कैसे तोड़ते हैं हम 2 गुणा 2,6 ऐसे करके तोड़ते हैं। तो ये तो था किसका, नील्स बोर ने सिद्धांत दिया था, लेकिन इसी सिद्धांत को थोड़ा मॉडिफाई किया था किसने, आपबाउ सिद्धांत के द्वारा। आपने पढ़ा होगा 1s 2s 3s 1p 2p, तो जो ये सिद्धांत था 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2, इस टाइप का जो सिद्धांत था यह दिया था किसने, आपबाउ ने। और आपबाउ ने अपना यह सिद्धांत दोस्तों पाउली के अपवर्जन नियम तथा हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की एनर्जी तुलनाओं पर आधारित दिया था। ठीक है, 1s1 2s2, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो आपबाउ सिद्धांत के द्वारा परमाणु के कक्षों का क्रम नियंत्रित होता है। ठीक है, इसके मतलब इसका जो मेन पर्पस था दोस्तों, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है, जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन नए ऊर्जा स्तर में जाता है, उसके बाद जब वह स्तर भी भर जाता है तब उसके बाद वो अगले वाले ऊर्जा स्तर पर जाता है। ठीक है, एस पी डी एफ ब्लॉक रहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एस वाला भरेगा, एस के बाद पी वाला भरेगा, पी के बाद डी वाला भरेगा, डी के बाद एफ वाला भरेगा। इसी कारण इसे इस टाइप से 1s 2s 3s 4s 2p 3p इस टाइप से इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 इस टाइप से इसे मतलब डिजाइन किया जाता है। अगला 18वां प्रश्न है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं, अच्छा प्रश्न दोस्तों, क्या होते हैं हीलियम के नाभिक में, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक, हीलियम He, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। और हीलियम का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, या 4 होता है। अब देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक वह होता है दोस्तों जो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या तथा परमाणु क्रमांक दोनों सेम ही चीज होती है। अब आती है परमाणु द्रव्यमान या फिर जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों मिलकर क्या बनाती है, हमारी द्रव्यमान संख्या बनाती है। ठीक है, अब देखिए हीलियम के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए आपने हीलियम पढ़ा होगा, तो 2He4 लिखा जाता है। जो ये नीचे साइड लिखी जाती है होती है हमारी परमाणु क्रमांक, जो कि किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के। और जो ये ऊपर लिखा जाता है दोस्तों, ये होता है क्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो हीलियम में के नाभिक में कितने हमारे वो होंगे, नाभिक में क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या उपस्थित होती है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तो कितने होंगे, 4। तो 2 प्रोटॉन हो जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि अल्फा कणों का द्रव्यमान लगभग हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो हमारा अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, किन कणों का द्रव्यमान हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो अल्फा कणों का। ठीक है, और अल्फा इनकी जो मात्रा होती है वह हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की लगभग 4 गुनी होती है। 19वां प्रश्न है दोस्तों कि आपको सुमेलित करना है इन चारों ऑप्शनों को, कि अल्फा कणें धनावेशित होती हैं, बिल्कुल सही है, बीटा कणें ऋणावेशित होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, और जो गामा कणें हैं वो अनावेशित होती हैं, यानी कि उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, और अल्फा कण, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें ये किस में पढ़ते हैं हम दोस्तों, रेडियो एक्टिवता में पढ़ते हैं। और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कि हमारे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये कुछ हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिव पदार्थ हम उन पदार्थों को कह सकते हैं जो कि मतलब विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग किरणें, जिसमें कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें आती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि अल्फा किरणें, गामा किरणें या फिर
बीटा किरणें या फिर हम कह सकते हैं क्या पेनिट्रेटिंग किरणें उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ। और ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत ये किरणें उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं हम क्या रेडियो एक्टिवता। ठीक है, और रेडियो एक्टिवता का जो गुण होता है दोस्तों वह परमाणु के नाभिक का गुण होता है। यह प्रश्न आपको जरूर नोट करना है। रेडियो एक्टिवता का जो गुण होता है वह परमाणु के नाभिक का गुण होता है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव तत्वों के जो नाभिक होते हैं दोस्तों वो होते हैं अस्थायी टाइप के, क्या अस्थायी टाइप के। और कुछ रेडियो एक्टिव अगर हम पदार्थों की बात करें तो वो होते हैं हमारे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट करने हैं। और जो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं यही किरणें आगे जाके रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट यहाँ से बनता है कि रेडियो एक्टिवता किस प्रकार की एक प्रक्रिया है। तो रेडियो एक्टिवता दोस्तों नाभिकीय विखंडन टाइप की एक प्रक्रिया है। नाभिकीय प्रक्रिया मतलब एक बार यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि रेडियो एक्टिव किस प्रकार की प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया, नाभिकीय प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, इस प्रकार से। तो ये नाभिकीय प्रक्रिया है। तो इतना मैंने आपको इससे बता दिया है। और साथ ही जो हमारे परमाणु क्रमांक 83 से जो आगे के सभी तत्व आते हैं दोस्तों वह रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं क्या। अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं और गामा किरणें अनावेशित होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि इन तीनों किरणों में जो कि रेडियो एक्टिवता दर्शाती हैं दोस्तों, या जो किरणें उत्सर्जित होती हैं रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वेग कौन सी किरण का होता है। तो सबसे ज़्यादा वेग रहता है दोस्तों गामा किरण का, उसके बाद बीटा किरण का, और सबसे कम वेग रहता है किसका, अल्फा किरण का। तो वेग के अनुसार भी आपसे पूछा जा सकता है। वहीं एक होती है हमारी भेदन क्षमता जिसे हम पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं, कि कौन सी हमारी जो किरण है, या अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा किरण है, किसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। यानी कि कौन मतलब भेदन क्षमता किसी भी चीज़ को आसानी से पार कर सकते हैं, किसी भी फॉइल ऑयल को। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है दोस्तों, वह भी गामा किरण की ही होती है। तो सबसे ज़्यादा वेग और सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की, उसके बाद बीटा की और उसके बाद अल्फा की। और तीसरी चीज़ आती है आयोनाइजेशन पावर। तो आयोनाइजेशन पावर किसके पास सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, तो रेडियो एक्टिव किरणों में सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो होता है अल्फा किरणों की, उसके बाद बीटा किरणों की और उसके बाद गामा किरणों की। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो से ना आपको एग्जाम में जरूर 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन जरूरी है, एक्सप्लेनेशन आप जरूर नोट करें। अगला प्रश्न है 20वां और काफी इंपोर्टेंट, कि परमाणुओं में सबसे छोटा और हल्का परमाणु कौन सा है। तो परमाणु में दोस्तों सबसे छोटा और हल्का जो परमाणु होता है वो होता है हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान माना जाता है उसको माना जाता है 1.008 AMU। ठीक है, और अन्य तत्वों के परमाणु से इसका द्रव्यमान काफी कम होता है, इसी कारण इसे सबसे छोटा तथा सबसे हल्का परमाणु भी माना जाता है। अब हाइड्रोजन से आपको एक और चीज नोट करनी है दोस्तों, कि सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी। यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले जो खोजा गया कण था दोस्तों वह भी हाइड्रोजन ही था। ठीक है, और हाइड्रोजन को दोस्तों मेनली कहा जाता है कि ये प्रोटियम तथा ड्यूटेरियम से मिलकर बना है। देखिए हाइड्रोजन एक समस्थानिक कण भी है दोस्तों हमारा। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन पढ़ा होगा क्या, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो है वह भिन्न भिन्न है, एक का है 1, एक का है 2, एक का है 3। तो ये तीनों कण किस नाम से जाने जाते हैं, तो 1H1 को जाना जाता है दोस्तों किस नाम से, 1H1 को जाना जाता है प्रोटियम नाम से। ठीक है, 1H2 को किस नाम से जाना जाता है, इससे जाना जाता है ड्यूटेरियम नाम से। ठीक है, और जो हमारा 1H3 होता है इससे जाना जाता है ट्राइटेनियम नाम से। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 1H1 किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये है प्रोटियम का, 1H2 किसका फॉर्मूला है, ये है ड्यूटेरियम का, और 1H3 किसका फॉर्मूला है, ये है ट्राइटियम का। ठीक है, इसको ड्यूटेरियम को इसको डी कहते हैं, इसको ट्राइटियम को टी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्रोटियम है उसे पी कहकर संबोधित किया जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। और दोस्तों सबसे पहला जो एटम जिसमें खोजा गया था जो, वो था कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन। ठीक है, और सबसे हल्का एटम भी यही है और सबसे छोटा एटम भी इसी को माना जाता है। ठीक है, और सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कौन सा हमारा एटम ऐसा है या कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो वो है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो 1H1, 1H2, 1H3 इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं ऐसा माना जाता है। और 1H1 और 1H2 मिलकर बनाते हैं क्या, हीलियम का निर्माण करते हैं, यानी कि प्रोटियम और ड्यूटियम मिलकर। ठीक है, 21वां प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिवता की खोज करी थी दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल तथा मैडम क्यूरी दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज करी थी दोस्तों बैक्यूरेल ने यूरेनियम की रेडियो एक्टिवता को खोजा था। जैसे ही बैक्यूरेल साहब ने यूरेनियम की रेडियो एक्टिवता को खोजा, यह प्रश्न पूछा जाता है कि यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी को किसने खोजा था, तो हेनरी बैक्यूरेल ने। तो जैसे ही इन्होंने इसको खोजा उसके कुछ ही टाइम बाद दोस्तों मैडम क्यूरी ने खोज दिया किसका, थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज कर दी मैडम क्यूरी ने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
मैडम क्यूरी और उनके पति जो थे पीरे क्यूरी, ठीक है, उन दोनों ने मिलकर एक पोलोनियम तत्व की खोज करी। और पोलोनियम तत्व की जो खोज करी थी उन्होंने लगभग लगभग 1800 का दौर था दोस्तों, 1890 1898 के आसपास, ठीक है। उसके बाद 1902 में उन्होंने मैरी क्यूरी जो थी उसकी, या मैडम क्यूरी थी, इन्होंने ही एक पिच ब्लेड जिसको होता है उसकी भी खोज कर दी थी, ठीक है। तो इसी कारण आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी, हेनरी बैक्यूरेल और मैडम क्यूरी दोनों ने। सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज करी थी, ये करी थी यूरेनियम की। उसके बाद थोरियम की हो गया, पोलोनियम की हो गया, और पिच ब्लेड की खोज किसने करी थी, मैरी क्यूरी ने करी थी, ठीक है। और कुछ अगर हम रेडियो एक्टिव तत्वों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, रेडियम होता है, और रेडॉन होता है, पोलोनियम होता है, पिच ब्लेड होता है, एक्टिनियम होता है, फ्रांसियम होता है, एस्टेरिन होता है। लगभग लगभग जो हमारे 83 से पहले जो आगे 83 से आगे यानी कि 84 85 86 ये जो हमारे तत्व होते हैं दोस्तों, 83 परमाणु क्रमांक से आगे वाले, इन्हीं को आ जाता है क्या, रेडियो एक्टिव तत्व। और रेडियो एक्टिव की डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ से आती है हमारी क्या दोस्तों, बायोलॉजी। देखिए 10-10 प्रश्न हमने सबके डिस्कस कर लिए। तो बायोलॉजी का पहला प्रश्न है हमारा कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार दोस्तों एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों अरस्तु को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। और जंतु विज्ञान होता क्या है, जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं या जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, जंतु विज्ञान। और बायोलॉजी की मेनली दोस्तों दो शाखाएं होती है, एक होती है जंतु विज्ञान, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी क्या, पादप विज्ञान। यानी कि जंतु विज्ञान को हम कहते हैं मेनली बायोलॉजी, और जो हमारा पादप विज्ञान होता है इसे हम कहते हैं जूलॉजी, सॉरी बॉटनी, बॉटनी कहते हैं इसे, ठीक है, बॉटनी। इसके बारे में चलो आगे बात करेंगे हम कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको, अरस्तु साहब को, ठीक है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, कौन कौन सी, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जिसमें से जो जंतु विज्ञान है इसे कहा जाता है जूलॉजी, यानी कि जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन, उनके मरण जीवन से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जूलॉजी। और जिसमें पादपों का अध्ययन यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं बॉटनी या फिर पादप विज्ञान, ठीक है। इसमें हम पादपों से संबंधित पेड़ पौधे जो भी ये चीजें होती हैं इनका अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। अगला 23वां प्रश्न है कि बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो एक आता है दोस्तों थ्रियोफेस्टस को, ठीक है। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के कौन थे, अरस्तु थे। और बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हुए, या पादप विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है थ्रियोफेस्टस साहब को, ठीक है। और इनके बारे में आपको वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे या इनसे संबंधित जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके बारे में। जंतु विज्ञान में जो भी जंतु जैसे ह्यूमन, मेढक, सांप वाम, इनका अध्ययन करते हैं। 24वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो लैमार्क तथा ट्रेविरेंस दोनों ने मिलकर सर्वप्रथम जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इन दोनों में भी सबसे पहले किसने किया था यह पूछा जाएगा, तो लैमार्क ने सबसे पहले किया था। 25वां प्रश्न है कि कैंसर का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो कैंसर का अध्ययन जो आता है वो होता है आंकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये दोस्तों मेनली हमारी शब्दावलियां रहती है कि कौन सी चीज़ किससे संबंधित है, या फिर आप कह सकते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं या फिर उनसे संबंधित अध्ययन, ठीक है। तो कैंसर का अध्ययन किससे किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी से, ठीक है। इसी प्रकार पैथोलॉजी का संबंध किससे दोस्तों, पैथोलॉजी में दोस्तों रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारकों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। और पैलियोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। आपसे एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि कैंसर का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। इसी प्रकार रोगों की प्रकृति, लक्षण तथा कारकों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, पैथोलॉजी के अंतर्गत। मृदा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत। जीवाश्मों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ हमारे वर्णन आते हैं। जैसे ऐसे ही आता है क्या, एक आता है जेनेटिक्स जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकी। तो जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किसमें किया जाता है, आनुवंशिकी में किया जाता है, ठीक है। और पेडोलॉजी मैंने आपको बता दिया, मृदा का अध्ययन या उसके प्रकारों का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। इसी प्रकार एक होता है इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है दोस्तों, मानव के साथ साथ ही जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। तो ये तो काफी लॉजी है, ये हम कभी एक साथ एक अलग सी वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जब हमारा संपूर्ण सिलेबस आ जाएगा उसके अनुसार से, ठीक है। उसमें जो टॉपिक्स दिए होंगे वो हम कवर अप करेंगे। और यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं उनसे रिलेटेड। अगला 26वां प्रश्न है हमारा कि सुमेलित कीजिए कि इसमें से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो जैसे आंथोलॉजी, तो आंथोलॉजी का संबंध किससे है, पुष्पों का अध्ययन आंथोलॉजी से किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल सही है। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं, ठीक है। तो आपको एक और ऑप्शन याद रखना है दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन आंथोलॉजी,
फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। आपको ये चीजें याद करते हुए चलनी है दोस्तों, तभी आपको फायदा हो पाएगा। 27वां प्रश्न है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान जिसे हम कहते हैं जूलॉजी, किसका अध्ययन करता है दोस्तों? यह जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन करता है। मैंने आपको बताई थी कि आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? हमारा जीव विज्ञान, जिसमें मेनली दो शाखाएं होती है उसकी, एक जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। जूलॉजी को हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, अगर वनस्पति विज्ञान अध्ययन करता है, किस किस का दोस्तों? तो वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पादपों, वृक्षों और उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि जीवित और मृत वनस्पतियों का अध्ययन कौन करता है? तो ये करता है वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान किसका करता है? जीवित और मृत जानवरों का। ठीक है, और जंतु विज्ञान के जनक कौन थे या फिर जीव विज्ञान के जनक कौन थे? मैंने आपको बताया था कौन थे दोस्तों? अरस्तु जी। ठीक है, और अगर वनस्पति विज्ञान की बात करें या बॉटनी की बात करें, उसके जनक कौन थे? वो थे थियोफ्रास्टस साहब। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि बायोलॉजी और जूलॉजी की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि जीव विज्ञान की कहें या फिर जूलॉजी की कहें, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान दोनों की प्रथम पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? ये थी कौन? हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया दोस्तों जीव विज्ञान या जूलॉजी की प्रथम पुस्तक थी। किसने लिखी थी दोस्तों? अरस्तु ने लिखी थी। इसके राइटर कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु ने सबसे पहले जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, और उनकी ही पहली पुस्तक थी क्या? हिस्टोरिया एनिमिलिया। देखिए एनिमिलिया, एनिमल आ रहा है ना, तो एनिमल का अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने किया था, जिसे हम जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी भी कहते हैं। अगला आता है, अगर ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों वनस्पति विज्ञान की या फिर बॉटनी की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो बॉटनी की प्रथम पुस्तक है कौन सी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, और यह पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस, इसी कारण हम थियोफ्रास्टस को जानते हैं किसके नाम से दोस्तों? इसे हम जानते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में या फिर बॉटनी के जनक के रूप में। तो ये चीजें आपको दोस्तों याद करनी है। सबसे पहले आप बात करें बायोलॉजी या जूलॉजी की प्रथम पुस्तक या जीव विज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? वो थी हिस्टोरिया एनिमिलिया, जो अरस्तु ने लिखी। और बॉटनी के ऊपर या वनस्पति विज्ञान के ऊपर पहली पुस्तक किसकी थी? ये थी हिस्टोरिया प्लांटेरम की, जो कि थियोफ्रास्टस साहब ने लिखी थी। 29वां प्रश्न है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को इस ज्ञान पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों क्या? बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोनिक्स में क्या होता है दोस्तों? जैविक जगत में जो भी हमारे कार्य होते हैं या उनके गुण एवं पद्धति का अध्ययन या फिर अजैव तंत्र पर जिनका प्रयोग किया जाता है, वही सब कहलाता है हमारा क्या? बायोनिक्स। ठीक है, ऐसे एक होता है क्या? बायोनॉमिक्स। तो बायोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जीवधारियों तथा उनके वातावरण से संबंधित अध्ययन करने को क्या कहते हैं? बायोनॉमिक्स कहते हैं। ऐसे ही तीसरा जो होता है बायोनॉमी। बायोनॉमी क्या होती है दोस्तों? जीवन के नियमों को, यानी कि जो हमारे लॉज ऑफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जीवन के नियमों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो बायोनॉमी में किया जाता है। और चौथा है हमारा क्या? बियोमेट्री। बियोमेट्री क्या है? गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना कहलाता है क्या? बियोमेट्री। तो चारों आपको याद रखना है। बियोमेट्री क्या है दोस्तों? गणित और सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना। बायोनॉमी क्या है? जीवों के नियमों का अध्ययन करना। बायोनॉमिक्स क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना। और बायोनिक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया था क्या? जैविक जगत में जितने भी कार्य होते हैं, गुण और पद्धतियां, उनका अध्ययन करना और अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग करना। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा 30वां, कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए पक्षियों का अध्ययन कहलाता है क्या? और निथोलॉजी। बिल्कुल सही है, पक्षियों के अध्ययन को और निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, अगला है पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। जीवाश्म के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। यह सही नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि जीवाश्म के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कह के ना क्या कहा जाता है? पोलियोबोलॉजी कहा जाता है। क्या? पेलियोबोलॉजी कहा जाता है। पेलियोबोलॉजी कहा जाता है जीवाश्म के अध्ययन को। वहीं जो टर्म दिया है यहाँ पे क्या? फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी किसे कहा जाता है? तो मस्तिष्क क्रियाशीलता के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों नाम मात्र के आपके 40 क्वेश्चन है, अगर आप इनको नोट कर रहे होंगे ना, तो इतनी गारंटी है कि 250 से ज्यादा प्रश्न मैंने आपको बता दिए अभी तक, 250 से ज्यादा।